वेलकम दोस्तों। मैं अमित चौधरी आज आपको ले चलता हूँ वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल वेज की दुनिया में, जहाँ हम रूट वर्ड्स के थ्रू वोकेबलरी को इम्प्रूव करेंगे। हम लोग सेशन 8 से आगे बढ़ रहे हैं। 7 तक हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, जो कि आप ज़रूर देखें। पहला रूट वर्ड है साइकी। साइकी मतलब दिमाग, स्पिरिट, सोल, माइंड। और साइकोपैथिक मतलब दिमागी बीमारी, यानी कि न्यूरोसिस, साइकोसिस, इस तरह की जो दिमागी बीमारियां होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको साइकोपैथिक डिसऑर्डर्स बोला जाता है। साइकेट्रिस्ट वो एक्सपर्ट होता है जो साइकोपैथिक डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। साइकोसोमैटिक में दो शब्द हैं। साइको मतलब तो दिमाग होता है, लेकिन सोमा मतलब बॉडी होता है। तो साइकोसोमैटिक मतलब वैसी शारीरिक बीमारियां जिनकी उत्पत्ति दिमाग में होती है, जो दिमाग में ओरिजिन करती हैं। जैसे कभी कभी हमारे पेट में अल्सर हो जाता है, लेकिन उस अल्सर का कारण दिमागी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब दिमागी कारणों से शरीर में कोई बीमारी पैदा हो तो उसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। साइकोजेनिक मतलब दिमाग में पैदा होने वाला, क्योंकि जेनेसिस मतलब बर्थ या ओरिजिन। और साइकोपैथिक आप जानते ही हैं कि दिमागी बीमारियां। अब हम लोग सेशन 9 देख रहे हैं। सेशन 9 में जो पहला वर्ड हमारे सामने आता है वो है ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थो मतलब स्ट्रेट या करेक्ट होता है, तो ऑर्थोडोंटिक्स, और डोंटिक्स मतलब टीथ। तो ऑर्थोडोंटिक्स वो स्पेशलिस्ट होता है, डेंटिस्ट में वो स्पेशलिस्ट जो दांतों को स्ट्रेट करने का काम करता है। दांतों में ब्रेसेस लगा के उनको स्ट्रेट करने का काम किया जाता है। उनके एस्थेटिक, यानी कि उनके उनके अपील को, उनके सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह के डॉक्टर्स को, डेंटिस्ट को ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं। पेडियाट्रिशियन आपको पता है, बच्चों का डॉक्टर, क्योंकि पेडिया मतलब बच्चा होता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट ये जो आपके विजन को मेजर करता है, मतलब बताता है कि आपको कितने नंबर के लेंस की ज़रूरत है। थर्मोमीटर आप जानते ही हैं, टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। स्फिग्मो मैनोमीटर, वर्ड के स्पेलिंग को ध्यान से देख ले, थोड़ा लंबा वर्ड है स्फिग्मो मैनोमीटर। इसका यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियोपैथी, पैथ मतलब यहाँ पर उन बीमारियों का इलाज करना। तो ऑस्टियो मतलब प्राइमरली जो बोन और जॉइंट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनको इलाज करने के लिए हम ऑस्टियोपैथी का यूज़ करते हैं। केरोपॉडी, केरो में ये तो इसका मतलब हाथ हो गया, और पॉडी मतलब पैर हो गया। तो जब हाथ को यूज़ करके फीट में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे तलवे में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनको प्रेस कर कर उनका इलाज करना कीरोपॉडी कहलाता है। ऑक्टोपस तो आप जानते ही होंगे। और प्लेटिपस, प्लेटी मतलब होता है ब्रॉड, तो प्लेटिपस मतलब एक तरह का डक होता है जो उसके ब्रॉड पैर होते हैं, वो प्लेटिपस कहलाता है। केरोग्राफी, यहाँ पे ग्राफी मतलब एक डिटेल होता है, तो केरोग्राफी मतलब हाथ से किसी चीज़ को डिटेल में लिखना। ये एक्चुअली हैंड राइटिंग का ही एक तरह का एक्सप्रेशन है, मतलब एक कैलीग्राफी जो हम आगे देखेंगे, खूबसूरत हैंड राइटिंग की तरह का ही ये साइंस है। केरोग्राफी में भी बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग को यूज़ कर कर कोई स्क्रिप्ट लिखा जाता है। कीरोमेंसी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर मेंसी आ गया, और मेंसी मतलब प्रिडिक्शन होता है। तो यहाँ पर हाथ की लकीरों से प्रिडिक्ट किया जाता है, फ्यूचर की भविष्यवाणी किया जाता है। ये पामिस्ट हुआ। और सेकेट्रिस्ट तो आप जानते ही हैं कि जो हमारा दिमागी बीमारियों का इलाज करता है। नीचे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। एक वर्ड है पेरीडोंटिक्स। तो पेरी मतलब होता है राउंड, चारों तरफ। अब पेरीडोंटिक्स मतलब जो दांत के चारों तरफ का इलाज करे, मतलब जो मसूड़ों, क्योंकि दांत के चारों तरफ तो मसूड़े होते हैं, तो उनका इलाज करने वाला पेरीडोंटिक्स कहलाता है। एंडोडोंटिक्स जो दांत के अंदर, इनर चीज़ का जो रूट कैनाल होता है, उसका इलाज करने वाले को एंडोडोंटिक्स कहेंगे। और एक्सोडोंटिक्स जो दांत को बाहर निकालने का, आउट मतलब जो दांत को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो तीनों ही डेंटिस्ट के अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हो गए, राइट। और नीचे एक वर्ड आपको यहाँ पर और मिलेगा, पोडियम। ये तो हम लोग देख चुके हैं पेरियोडोंटिक। पोडियम मतलब आपको पता है किसी तरह का स्टेज होता है। अब हम लोग सेशन 10 देख रहे हैं। सेशन 10 में जो पहला वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी अगेन उसी तरह का है जो हमने अभी देखा। अभी हमने कीरोग्राफी देखा, उसी 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 के साइनों के तौर पे डिक्शनरी में दिया जाता है। कैलीग्राफी भी अच्छी हैंड राइटिंग का साइंस होता है। कीरोग्राफी
एक ही तरह की चीज़ है कैलीपीजियन। यहाँ कैलीपीजियन, पीजियन मतलब एक्चुअली बटक्स होते हैं, तो कैलीपीजियन जिसका कि बटक्स हो, बहुत अच्छे शेप में हो, उसको कैलीपीजियन बोला जाता है। कैकोग्राफी, कैकोग्राफी, कैको जब भी आएगा, चाहे वो कैकोफोनी में आए, चाहे कैको कहीं और वर्ड में आए, उसका मतलब हमेशा बैड होता है। तो कैकोग्राफी मतलब खराब हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी मतलब खूबसूरत हैंड राइटिंग, कैकोग्राफी मतलब बैड हैंड राइटिंग। कार्डियोलॉजिस्ट आपको पता है, जो दिल की बीमारियों का जो डॉक्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बायोग्राफी, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, बायो मतलब ध्यान रखेंगे लाइफ होता है, तो बायोग्राफी मतलब किसी का पूरा जिंदगी का डिटेल लिखना, किसी की आत्मकथा, ये बायोग्राफी कहलाएगी। और अगर कोई इंसान खुद से लिखे अपनी आत्मकथा तो ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। जेरियाट्रिशियन, क्योंकि ऑटो मतलब खुद से होता है। जेरियाट्रिशियन पता है आपको, जो एल्डरली लोगों के, जो बूढ़े लोगों के बीमारियों का इलाज करता है। अब यहाँ जो दो वर्ड है, जेरियाट्रिशियन और जेरेंटोलॉजिस्ट, एक्चुअली दोनों वर्ड बूढ़े की बीमारियों को इलाज करने से ही रिलेटेड होता है। जेरेंटोलॉजी एक्चुअली वो साइंस होता है जिसमें कि बूढ़ों के मेंटल, फिजिकल, इन सारे डिसऑर्डर्स को स्टडी किया जाता है। और जेरियाट्रिशियन वो स्पेशलिस्ट होता है जो इसका इलाज करता है। तो जेरेंटोलॉजिस्ट और जेरियाट्रिशियन करीब करीब एक ही इंसान है जो बूढ़े की बीमारियों का इलाज करता है। जेरियाट्रिशियन खास तौर पे शारीरिक बीमारियां इनसे रिलेटेड होता है, और जेरेंटोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं बूढ़े लोगों के मानसिक बीमारियों, उनके सोसाइटल प्रॉब्लम्स को, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को, इन चीज़ों को भी देखने की कोशिश करता है। और सेनाइल, तो सेनाइल आया है जब ओल्ड होने के बाद, जैसे हम हिंदी में सठियाना बोलते हैं, उसके लिए सेनाइल का यूज़ किया जाता है। एक वर्ड यहाँ टेलीग्राफ दिया हुआ है इसी चैप्टर में, ये तो आप जानते हैं। किरोग्राफर, जो यहाँ वर्ड आ रहा है किरोग्राफर, आप देख चुके हैं। कैलीग्राफिक आप देख चुके हैं। सेनेसेंट आप देख लीजिए, सेनाइल से ही आया है। कि कोई इंसान जब सेनेसेंट हो रहा होता है तो मतलब वो ग्रो हो रहा होता है, वो वृद्धावस्था में जा रहा होता है। जो वो वृद्धावस्था में जा रहा होता है तो उसका परिणाम ये होता है कि वो सेनाइल हो सकता है, यानी सठिया सकता है। और हम लोग सेशन 11 में आ रहे हैं। सेशन 11 में जो पहला वर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये आपको पता ही है। ये इंसान वो होता है जो मैनकाइंड के डेवलपमेंट को, कैसे मानव सभ्यता विकसित हुई, इसको स्टडी करने की कोशिश करता है। एस्ट्रोनॉमर, ये हमेशा देखता है, सितारों का अध्ययन करने की कोशिश करता है। व्हाट्स एबव मतलब ये एक्चुअली जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, सितारों की बात करते हैं, अभी आपने सुना होगा कि एक धूमकेतु गुजरने वाला था, इन सारी चीज़ों को जो स्टडी करने का काम करता है वो एस्ट्रोनॉमर होता है। एस्ट्रोलॉजर अलग होता है, वो भविष्यवाणी करता है। ये साइंटिस्ट होता है जो दूसरे ग्रहों में जाने की कोशिश करता है या उनको स्टडी करता है। जियोलॉजिस्ट, ज्योग्राफी से आपको रिलेशन दिख रहा होगा, तो ये ज़मीन की सतह, उसका अध्ययन करने का काम करता है। बायोलॉजिस्ट आपको पता ही है, ये जीव विज्ञानी होता है। बॉटनिस्ट खास तौर पे पौधों का, फ्लोरा का अध्ययन करता है। जियोलॉजिस्ट तो फौना यानी कि एनिमल्स का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजिस्ट प्राइमरली इंसेक्ट्स का अध्ययन करता है। फिलोलॉजिस्ट, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, टावर ऑफ बेबल। तो पहले टावर ऑफ बेबल की कहानी सुनिए। बहुत समय पहले, शायद मेसोपोटामिया में या किसी और सिविलाइजेशन में, मैं देख रहा था विकिपीडिया पे, वहाँ पर लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा टावर बनाएंगे जो हेवन तक पहुँच जाए, और वो लोग इस टावर को बनाने लगे। और कहा जाता है कि जब डिवाइन फोर्सेस को, यानी आकाशीय जो मैंने जो देवता या जो थे वहाँ की निगरानी कर रहे थे, जो डिवाइन फोर्सेस थे, माने ईश्वरीय ताकत थे, उनको जब पता चला कि ऐसा टावर बनाया जा रहा है स्वर्ग तक पहुँचने वाला, तो उन्होंने एक्चुअली उस टावर के लिए काम करने वाले लोगों में एक कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया। उनके लैंग्वेज को ऐसा डिस्टॉर्ट यानी बदल दिया कि वो लोग एक दूसरे के लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाने लगे। और जब एक दूसरे के लैंग्वेज को नहीं समझने लगे तो झगड़ा करने लगे और टावर का काम रुक गया। वही टावर ऑफ बेबल की कहानी। तो फिलोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो एक लिंग्विस्ट होता है। लिंग्विस्ट मतलब जो लैंग्वेज का एक्सपर्ट होता है। लेकिन फिलोलॉजिस्ट खास तौर पे ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, पुराने लैंग्वेजेस, पुराने सिंबल्स को डिकोड करने, उनको समझने, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो पुराने लैंग्वेज हैं उनको ये डिकोड करने की कोशिश करता है।
और सेमेंटिसिस्ट जो होता है, क्योंकि सेमेंटिक्स मतलब मीनिंग होता है, व्हाट डू यू रियली मीन, ये शब्दों के मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है। मतलब अगर आप सोचें तो फिलोलॉजिस्ट और सेमेंटिसिस्ट दोनों लिंग्विस्ट है, लिंग्विस्ट मतलब जो भाषा का एक्सपर्ट हो, लेकिन ये पुराने एंशियंट लैंग्वेजेस को डिकोड करने का प्राइमरीली काम करता है, उनके ओरिजिन उनके मीनिंग को देखता है, और ये अभी जो शब्द यूज हो रहे हैं लैंग्वेज में उन शब्दों पर रिसर्च करता है, उनके मीनिंग को डिफाइन करता है, जिसे डिक्शनरी बनाने में भी मदद मिलती है। और सोशियोलॉजिस्ट तो आपको पता ही है कि ये सामाजिक विकास, इंसान के सामाजिक विकास को देखने की कोशिश करता है। अब हम लोग सेशन 12 में आ रहे हैं। सेशन 12 में जो पहला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोनॉमी आपको पता ही है, हेवनली बॉडीज़ का स्टडी करने वाला। एस्ट्रोनॉट वो होता है जो एक्चुअली दूसरे प्लैनेट्स पे जाता है। तो एस्ट्रोनॉमर प्राइमरीली स्टडी करता है टेलीस्कोप को यूज़ करके, और एस्ट्रोनॉट वहाँ पे जाता है। नॉटिकल, नॉस मतलब शिप होता है, तो नॉटिकल का यूज़ एक्चुअली शिप रिलेटेड किसी चीज़ में किया जाता है। इसको डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, नॉटिकल माइल्स। एस्ट्रोनॉमी उसी साइंस को जो एक एस्ट्रोनॉमर स्टडी करता है, ऑटोप्सी। ऑटो जैसे मैंने बोला कि बायोग्राफी मतलब किसी और की आत्मकथा लिखना, और अपनी आत्मकथा लिखना ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोस मतलब सेल्फ होता है, तो ऑटोप्सी मतलब किसी इंसान का जो चीड़ फाड़ किया जाता है मरने के बाद, उसका जो उसको जो डाइसेक्ट किया जाता है, उसको मरने का कारण जो पता लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें ऑटोप्सी कहलाती है। जियोमेट्री आपको पता है, ज्योग्राफी आपको पता है, बायोलॉजी आपको पता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको पता है, बॉटनी, जूलॉजी, ज्योग्राफी मुझे बताने की जरूरत नहीं। इस चैप्टर में एक वर्ड और आता है, डिजास्टर। डिज हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, अगेंस्ट। डिजास्टर मतलब किसी तरह का कैटास्ट्रॉफी, बहुत बड़ा हैवॉक जो क्रिएट हो। हम लोग सेशन 13 में है। सेशन 13 में जो आपको पहला वर्ड दिख रहा है एंटोमोलॉजी, आपको पता है इंसेक्ट का स्टडी। एक वर्ड यहाँ पे दिखता है इंटरेस्टिंग वर्ड, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब एक्चुअली सनकी होता है, यानी कि जो थोड़ा अजीब तरह का बिहेव करे। लिंग्विस्टिक्स आपको मैंने बता ही दिया, जो भाषा का विद्वान होता है। फिलेंथ्रोपी दान देना, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। फिलॉसफी, फिलॉसफी में ध्यान दीजिएगा कि फिल जो होता है वो हमेशा लव के लिए आता है, और सोफी मतलब नॉलेज होता है। तो फिलॉसफी मतलब जो नॉलेज से प्यार करे, जो विजडम से प्यार करे। फिलॉसफियर वो होता है जो नॉलेज से प्यार करता है। और फिलाडेल्फिया, इसमें भी फिला का यूज किया गया है, लेकिन डेल्फिया है। डेल्फिया मतलब होता है ब्रदर, एडल्फोस। तो होपफुली एडोल्फ हिटलर ने अपना नाम इस पर नहीं रखा हो। एडोल्फोस मतलब ब्रदर, और फिलाडेल्फिया मतलब, इसका मतलब हो गया एक ऐसी जगह जहाँ की भाइयों के बीच में प्यार हो। ये एक जगह है, आप जानते हैं, फिलाडेल्फिया। बिब्लियोफाइल वो आदमी होता है जो एक्चुअली, फिर यहाँ फाइल आ रहा है, इसका मतलब लव हुआ, बिब्लियो माने बुक होता है, जो किताबों से प्यार करे, जो किताबों को जमा करे, उसको हम बोलेंगे बिब्लियोफाइल। और एंग्लोफाइल वो होता है जो एक्चुअली अंग्रेजी कल्चर को प्यार करे, जो ब्रिटिश कल्चर, वहाँ के कस्टम्स को प्यार करे। सोशियोलॉजी कंपेनियनशिप को देखने का काम, यानी कि हम जो जिस तरह से सामाजिक विकास करते हैं, समाज में जो हम कम्युनिटी बनाते हैं, उसके स्टडी को। एक वर्ड आपको यहाँ पर, एंटोमोलॉजी आपको पता है, यहाँ पर एटम मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसको तोड़ा ना जा सके वो एटम कहलाता है। और एनाटॉमी, एनाटॉमी किसी भी चीज़ का जो एनाटॉमी होता है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी चीज़ का अंदरूनी स्ट्रक्चर को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। और डाइकोटोमी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये बहुत बार यूज़ होता है न्यूज़पेपर्स में भी, एडिटोरियल्स आपको दिखेगा। डाइकोटोमी एक्चुअली दो विरोधाभासी तरह की चीज़ें हैं। जैसे अगर हम बोले कि मुंबई एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि बिजनेसमैन लोग सरवाइव करते हैं, और दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस की ज़्यादा चलती है। तो ये दो अलग अलग तरह का जगह है, एक जगह जो इकोनॉमी पे बेस्ड है, एक जगह जो पॉलिटिकल पावर पे बेस्ड है। ये डाइकोटॉमी है, माने दो विरोधाभासी या दो अलग अलग तरह की चीज़ें डाइकोटॉमी कहलाती है, जो एकदम एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करे। एपिटोम किसी चीज़ का एग्जाम्पल होता है, तो हम बोलते हैं वो एपिटोम है ऑनेस्टी का, माने ऑनेस्टी का एग्जाम्पल है। एंटी सोशल आपको पता है, सोशल इंसान वो होता है जो लोगों में घुलता मिलता है। ए सोशल, अगर हम सिर्फ ए लगाएं, ए सोशल वो इंसान होता है जो समाज से विमुख होता है, मतलब समाज में ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा सा सेक्लूडेड, आइसोलेटेड, अलग रहता है। और एंटी सोशल वो इंसान होता है जो समाज के अगेंस्ट होता है, ये हो सकता है टेररिस्ट या उस तरह का इंसान बन जाए। सेशन 14 में हम लोग जा रहे हैं। सेशन 14 पहला वर्ड नोटोरियस, इसका मतलब कोई भी बहुत बदनाम इंसान,
कंज्यूमेट, कंज्यूमेट मतलब होता है जो फिनिश्ड हो, फाइनल हो। यानी कि कभी कभी इसको परफेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ किया जाता है कि वो एक कंज्यूमेट आर्टिस्ट है, मतलब एकदम परफेक्शन पे है। तो कोई भी काम कंप्लीट होना या कोई चीज़ जो अपने परफेक्शन के लेवल पे हो उसको कंज्यूमेट बोला जाता है। इनकॉरेजिबल, जिसे ठीक ना किया जा सके, बियॉन्ड रिफॉर्म, मैंने इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसको इसको सही करना मुश्किल है, इसको सुधारा नहीं जा सकता है। और इनवेटरेट, तो इनवेटरेट फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट, मतलब ऐसी चीज जो लंबे समय से चल आ रही हो। एक इनवेटिब्रेट भी होता है, वेटिब्रेट, मैंने यहाँ पर अगर मैं बी लगा दूंगा तो इनवेटिब्रेट हो जाएगा। उसका मतलब होता है कि जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी नहीं हो, क्योंकि वर्टिब्रा मतलब हम जानते हैं कि बैकबोन, तो जो रीढ़ की हड्डी ना रखता हो इनवेटिब्रेट कहलाता है। लेकिन इनवेटरेट मतलब होता है कि जो लंबे समय से चलता आ रहा हो, कोई एक ऐसा हैबिट जो अभी तक कंटिन्यू हो। कॉन्जेनिटल मतलब होता है बर्थ से जो रिलेटेड हो, क्योंकि जेनेसिस मतलब बर्थ होता है, आप जानते हैं। क्रोनिक, क्रोनिक मतलब बार बार होने वाला, लंबे समय तक चलने वाला। क्लोनिक डिसऑर्डर होता है, क्लोनिक, क्रोनिक बीमारियां होती हैं, जैसे हम बोलते हैं कैंसर किसी को हो जाता है तो एक क्रोनिक बीमारी होता है, ठीक होता है, फिर भी बहुत बार कैंसरस सेल बच जाते हैं बॉडी में तो दोबारा ग्रो कर जाता है। पैथोलॉजिकल तो फिर डिजीज से कनेक्टेड है, आप जानते हैं। अनकॉन्शनेबल, इसके लिए जो वर्ड आपको ध्यान देना है वो है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मतलब होता है आपका जो नैतिकता है, जो मोरालिटी है। और कॉन्शियंस जो नैतिकता है उसी जिसके अंदर होता है, उसके अंदर तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर वो कॉन्शियस पर्सन है या उसके अंदर नैतिकता, मोरालिटी विद्यमान है। लेकिन अनकॉन्शनेबल वो इंसान होता है जिसके अंदर ये मोरालिटी या नैतिकता नहीं होती है, जिसे कोई पछतावा भी नहीं होता है, जिसे अपने गलत कामों का किसी तरह का, क्योंकि अगर नैतिकता ही नहीं है तो पछतावा कैसे होगा। ग्लिब एक ऐसा इंसान होता है जो सस्पिशियली स्मूथ होता है, मतलब स्मूथ बोलने के टर्म में हम बात बोल रहे हैं, मतलब वाक्पटु, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अच्छे से बात करे, जो जो अपने बात से लोगों को अट्रैक्ट करे, ऐसा इंसान ग्लिब कहलाता है। लेकिन ये एक थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन वाला शब्द है, यानी कि अगर कोई इंसान ग्लिब कह रहा है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा शक है कि वो आपको डिसीव करने के लिए या धोखा देने के लिए बहुत अच्छे से बात कर रहा है। और इग्रेजियस मतलब होता है आउटस्टैंडिंग बैड, और विशियस, विशियस मतलब जहरीला, खतरनाक, खराब, इविल। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत खराब हो वो इग्रेजियस कहलाती है, यानी कि विशियस कहलाती है। अब हम लोग सेशन 15 में हैं। सेशन 15 में नोटोरियस आप जानते हैं, समिट, समिट मतलब हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, इसको जेनिथ भी हम बोलते हैं। इनकॉरेजिबल आपको पता है, इनवेटरेट आपको पता है, सीनियर आपको पता है, साइकोजेनिक आपको पता है। जीनियोलॉजी जनरली एक ऐसा स्टडी होता है जिसमें कि हम जीन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम पूरा फैमिली ट्री को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से उत्पत्ति हुई किसी फैमिली की, जीनियोलॉजी। अगला हम लोग सेशन 16 में आ रहे हैं। सेशन 16 में जो पहला वर्ड है क्रॉनिक, आप जानते हैं। क्रोनोलॉजिकल एक वर्ड आया, इसका मतलब होता है समय के हिसाब से किसी चीज़ को बैठाना। मतलब कि हम जैसे बोलते हैं 1947 में देश आज़ाद हुआ, फिर 1991 में हमने निजीकरण की शुरुआत की, तो 47 से 1990 ये जो पूरा टाइम लाइन है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। क्रोनोमेट्री मतलब टाइम को प्रिसाइजली मेजर करने का जो तरीका होता है उसको क्रोनोमेट्री बोलते हैं। पैथोलॉजी आपको पता है, ये बीमारी। एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म, क्रॉन मतलब क्रॉनिक मतलब टाइम होता है, तो एनाक्रोनिज्म मतलब जो टाइम के हिसाब से फिट ना बैठे, क्योंकि एना मतलब नेगेटिव सेंस में आता है। तो एनाक्रोनिज्म मतलब होता है जो टाइम के हिसाब से सुटेबल ना हो। तो जैसे कि अगर हम बोलें कि आज के वक्त में, बहुत लोग ये आर्गुमेंट बोलते हैं कि आज के वक्त में मौत की सज़ा जो कैपिटल पनिशमेंट होता है वो एक एनाक्रोनिज्म है, मतलब ये अभी फिट नहीं है हमारे मॉडर्न ट्रेडिशन मोरालिटी के हिसाब से। एनाक्रोनिज्म ये हो चुका है, मतलब अभी के समय के हिसाब से ये सही नहीं है, पुराना हो चुका है। और इनकॉन्ग्रुअस, तो इनकॉन्ग्रुअस मतलब भी कुछ इसी तरह का होता है कि जो अभी के हिसाब से फिट ना हो। लेकिन दोनों में देखिए अंतर है, इंग्लिश में दो वर्ड्स बिल्कुल साइनो हो ऐसा जरूरी नहीं, साइनो में उसको लिखता है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। एनाक्रोनिज्म मतलब कोई चीज जो टाइम के हिसाब से फिट ना हो, और इनकॉन्ग्रुअस मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो अभी के सिचुएशन के हिसाब से फिट ना हो। जैसे मान लो कि तुम किसी पार्टी में गए और तुम स्लीपर्स पहन के चले गए,
तो यहाँ पर टाइम की बात नहीं, यहाँ पर है उस सिचुएशन में तुम इनकॉन्ग्रुअस कपड़े पहने हो, सही नहीं है। तुम नाइट ड्रेस में चले गए किसी मीटिंग में, वो हो गया इनकॉन्ग्रुअस। और एनाक्रोनिज्म हो गया कोई चीज़ जो अभी के टाइम के हिसाब से सही ना हो, जो पुरानी हो चुकी हो। सिंक्रोनाइज करना मतलब दो चीज़ों के बीच में बिल्कुल ट्यूनिंग करना, दो चीज़ों को एक लेवल पे लाना, एक उनको वाइब्रेशन पे लाना, एक फ्रिक्वेंसी पे लाना। एंटीपैथी, एक पैथी मतलब तो अभी तक हम लोग ने पैथोस को देखा था बीमारी, लेकिन यहाँ पर पैथी जो है वो सिंपैथी और एम्पैथी वाला पैथी है। तो ये क्या होता है, पहले सिंपैथी और एम्पैथी क्या होता है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति होता है, मतलब कि कोई मेरे पास भूखा आया, मैंने उसको 10 रुपए दे दिए खाने के लिए, वो सिंपैथी हुआ। एम्पैथी मतलब सहानुभूति से ज्यादा बड़ी चीज है, इसको आत्मानुभूति या हिंदी में समानुभूति कहते हैं। मतलब जब आप अपने पैर को दूसरों के जूतों में रख दें, मतलब आप दूसरों के गम को समझने लगे, पुटिंग योरसेल्फ इनटू अनदर शूज, मतलब आप अपने आप को पुटिंग योर फीट इन अदर शूज, आप दूसरों के जूतों में अपने पैर को रख रहे हैं, दूसरों के गम को फील कर रहे हैं, वो हो गया एम्पैथी। तो अगर भूखा आदमी मेरे पास आया, मैंने उसको खाने को दे दिया, दैट्स एम्पैथी। अगर भूखा आदमी मेरे पास आया, मैंने समझा उसके भूख को कि मैं भी कभी भूखा रहा था, और फिर मैंने एक इमोशन के तहत उसकी कुछ ऐसी मदद की जो मतलब उसके लाइफ को बदल पाए, वो एम्पैथी कहलाएगा। मैंने एम्पैथी ज़्यादा डीपर है। और जब आप लोगों के लिए कोई फीलिंग नहीं रखते हैं, बिल्कुल लोगों से लेकर इनर्ट हो जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पता चलता है, मैं इंडिफरेंट हो चुका हूं, चाहे लोग मरे चाहे जिए, वैसे लोगों को एपैथी बोला जाता है। अपैथी मतलब ए लगा देते हैं। लेकिन एंटीपैथी मतलब जब लोगों से आपको दुश्मनी हो जाए, आप सिनिकल हो जाए, लोगों से नफरत करने लगे। और ये हो गया हमारा चैप्टर 16। हम लोग अब आ रहे हैं चैप्टर 17 में। चैप्टर 17 में जो मुझे नया वर्ड लग रहा है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर देख लीजिए, कॉन्सेंस यहाँ पर आ गया। कॉन्सेंस मतलब होता है यहाँ पर जब आप जो यहाँ पर मैंने बोला अनकॉन्शनेबल, मतलब होता है कि जिसको अपने अंतरात्मा की आवाज़ की पुकार सुना ही ना दे। और इसी का जो रूट वर्ड है, जो बेस वर्ड है, वो है कॉन्साइंस। मतलब ये आपकी अंतरात्मा होती है, आपका कॉन्सेंस होता है, ये आपका मोरालिटी होता है। और ओमनीसिएंट वो होता है, ओमनी मतलब चारों तरफ, तो सिएंट मतलब जानने वाला, तो जो सबके बारे में जाने। साइंस में जो SCIE होता है वही यहाँ पर आया है। तो ओमनीसिएंट मतलब जो सब कुछ जाने, तो जनरली गॉड को हम लोग बोलते हैं ओमनीसिएंट। और प्रीशिएंट होता है जो पहले से जान ले, यानी कोई घटना होने के पहले, यानी जिसको प्रेडिक्शन बोला जाता है, प्रीमोनिशन बोला जाता है, किसी घटना के होने के पहले उसको जान लेना। इग्रेजियसनेस मतलब आपको पता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होना, उसी का नाउन फॉर्म है। कॉन्ग्रीगेशन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन मतलब होता है एक साथ आना, कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है लोगों का एक साथ आना। क्योंकि जो ऊपर अगर आप देखिएगा कि यहाँ पर ग्रेक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक समूह। तो कॉन्ग्रीगेशन मतलब हुआ एक समूह का साथ में आ जाना। एग्रीगेट मतलब ये होता है चीज़ों को एक साथ जोड़ना, टोटल। अनकॉन्शनेबल आपको पता ही है। नेसेंस होता है, यानी कि साइंस मतलब आपको ज्ञान पता है, नेसेंस मतलब कि नेगेटिव, यानी जिसको कोई ज्ञान ना हो, जो इग्नोरेंट हो, जो चीज़ों के बारे में नेसेंस हो, यानी कि चीज़ों को वो जानता ना हो, बेखबर हो। और सेग्रीगेशन, तो से मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना। तो सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन एग्रीगेट में चीज़ों को एक साथ जोड़ना, सम टोटल। सेग्रीगेशन में चीज़ों को अलग अलग करना। और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ग्रेगेरियसनेस का यूज होता है अगेन ऐसा इंसान जो लोगों के बीच रहना चाहे। क्योंकि आपको पता है कि ग्रेक्स का मतलब ऊपर ही देख चुके हैं, भीड़, समूह। तो ग्रेगेरियसनेस का मतलब होता है जब कोई इंसान लोगों के बीच रहना चाहे, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो सोशल हो। और कांग्रेगेशन मतलब अगेन लोगों का, अगर लोग किसी चर्च में इकट्ठा होंगे, किसी सभा में इकट्ठा होंगे, तो उसको हम कांग्रेगेशन बोलेंगे। और अगला चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं वो है सेशन 19। सेशन 19 में जो पहला वर्ड है वो है डिस्पैरेजिंग। इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको छोटा, उसको बिलिटिल करना। इक्विवोकेट,
इक्विवोकेट का मतलब होता है प्लेइंग इट सेफ, प्लेइंग इट डाउन तो आप किसी को नीचे ले जा रहे हैं, प्लेइंग इट सेफ। प्लेइंग इट सेफ का मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ इक्विवोकेट, मतलब जब आप, हाँ देखो इक्वी माने इक्वल, अवोक मतलब हुआ आता है साउंड। तो जब दोनों आवाजें इक्वल आए, मतलब हाँ भी बोले ना भी बोले, कभी हाँ कभी ना, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ तो ये अच्छा है इंसान है कि नहीं, तो आप गोल मोल जवाब दें, हाँ बोले हाँ अच्छा भी है लेकिन खराब भी है, मतलब यू आर सेइंग बोथ। So you are not very clear about your, so you are not expressing it very clearly, you are beating around the bush, that's equivocating। मतलब कि पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देना, घुमा फिरा कर एक ऐसा आंसर देना जिससे कुछ क्लैरिटी नहीं आए, लोग कंफ्यूज रहे, यानी कि आप सच को छुपाकर एक ऐसे तरीके से घुमाकर बोल रहे हैं जिससे कि आप अपने को बचा पाए। टिटिलेट करने का, स्टिमुलेट प्लेजरेबली, मतलब जब प्लेजरेबली आपको किसी तरह का सेंसेशन मिले, मतलब स्टिमुलेट मतलब होता है किसी तरह का उत्तेजना, तो टिटिलेट मतलब हल्की उत्तेजना होती है। जैसे कि हम लोग कभी कभी मूवीज देख रहे होते हैं, एक्शन मूवीज, और क्या होगा आगे क्या होगा हमें समझ नहीं आ रहा है, तो जो मिस्ट्री होती है उसके कारण हम लोग कभी, जिसको कहा जाता है कमिंग टू द एज ऑफ द सीट, हम लोग सीट के एकदम कोने पर आ जाते हैं, दैट फीलिंग इज टिटिलेट, टिटिलेशन। तो टिटिलेट करना माने किसी को थोड़ा उत्तेजित करना। एडुलेट, एडुलेट का यूज होता है जब बहुत ज्यादा आप चमचागिरी करने की कोशिश करते हैं, फ्लैटर लेविशली। और प्रोस्क्राइब, जैसे आप प्रिस्क्राइब जानते हैं, पीआरई, तो प्रिस्क्राइब मतलब तो किसी को कुछ दवाई सजेस्ट करना है, जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, कुछ सजेस्ट करता है, लेकिन प्रोस्क्राइब माने प्रोहिबिट करना यानी रोकना, जैसे अभी बाहर निकलना प्रोस्क्राइब्ड है, बाहर निकलना प्रोहिबिटेड है। ऑविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को आप अननेसेसरी बना दे, मतलब कि किसी चीज का महत्व खत्म हो जाए, उसको ऑविएट कहा जाता है। मिलिटेट, वर्क अगेंस्ट, यहां पर मिलिट्री समझ के ही मत समझ लीजिएगा कि इसमें कोई हथियार का यूज है या मिलिट्री का यूज है। मिलिटेट माने किसी भी चीज के खिलाफ काम करना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एविडेंस है वो किसी के क्राइम को मिलिटेट करता है, मतलब प्रूव नहीं करता है कि उसने क्राइम किया है। तो कभी कभी एविडेंस जो होता है वो किसी वकील के आर्गुमेंट्स को मिलिटेट करे, मतलब उसके अगेंस्ट काम करे। मेलाइन करना माने उसी तरह से स्लेंडर करना, किसी को किसी के बारे में गलत बात, झूठ बात बोलना। कंडोन करना मतलब फॉरगिव करना, माफ करना। और प्लेकेट करना मतलब किसी को शांत करना, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी यानी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसको फ्रेंडलीनेस में यानी शांति में बदलने की कोशिश करना। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स आप याद कर लें। इसका एक पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जिसमें कि आपको आप लिंक पे क्लिक करें इसके कमेंट बॉक्स में, उसको आप, उसमें आपको एक वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा जिसमें कि आपको नॉर्मल इसके वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिलेंगे, उसको भी आप पढ़ें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, एटलीस्ट कुछ तरीके से तो ये हमें तैयार कर देगी एसएससी और बैंकिंग के वर्ड्स के लिए। चलिए फिर हम मिलते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।